नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फील्ड वर्क करने जा रहे हैं, यानी फील्ड से इंटरव्यू। फील्ड में हमारे दो महान योद्धा धीरेन्द्र पुंडीर जी और अभिषेक तिवारी जी फील्ड में हैं, बिहार की खेतों में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा सिग्नल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी परवाह न करें। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि धीरेन्द्र जी जो है वो बिल्कुल मैदान से बोल रहे हैं। पीछे आपको बादल दिखाई पड़ रहे हैं, आवाज़ सुनाई पड़ रही है हॉर्न की, यानी चलते हुए ट्रैफिक में किनारे बैठ के धीरेन्द्र जी हमसे बातचीत कर रहे हैं, और वो भी कहाँ, लालगंज, वैशाली जिले से। स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी। अभिषेक जी अभी बस ज्वाइन कर रहे हैं 2-4 मिनट में, वो भी फील्ड में हैं, वो उधर आरा बक्सर के आसपास कहीं घूम रहे हैं। तो स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी, क्या कल माहौल भोजपुर बता में रहे हैं आप? सर नमस्कार आपको और जयपुर डायलॉग के तमाम दर्शकों को। लालगंज से वैशाली की ये बहुत शानदार सीट है। जिन लोगों को बिहार जो है, जब हम लोग ये कहते थे कि माफियाओं का दौर है, तो जहाँ से बड़े नाम शुरू होते थे वही ये सीट है। यहीं से रहने वाला, यहीं से कृष्णैया की हत्या, डीएम जो एक कूली का बेटा था जिसने अपने कैरियर में क्या क्या किया और दलित था, उसकी हत्या हुई थी उस समय जब सामाजिक न्याय आनी। तो ये वैशाली के जिले की वही एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। हम लोग यहीं खड़े हैं। आज चूंकि 3 रैलियां हैं संजय जी, अमित शाह की, और 2 रैलियां जो है प्रियंका गांधी भी है और अखिलेश भी आज से है। तो जो चुनाव है वो अपने पूरे शबाब पर आ चुका अगर हम कहें, क्योंकि 3 दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा पहले फेज का। और कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ पटना में एक रोड शो भी करेंगे। तो ये मौजूदा समय पे अगर हम लोग ये कहें पॉलिटिकल माहौल में जो एकदम बिल्कुल लास्ट का मोमेंट होता है पूरी ताकत झोंक देने का, क्योंकि आज अलग अलग जगह, चूंकि यहाँ से कल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल यहाँ से जो नेता जा रहे थे, चूंकि जिस होटल में रुके हुए उसी में नेता भी रुके हुए हैं, सब उनसे बातचीत हो जाती है नाश्ते में और सब में। तो 1-2 लोग कल दिखाई नहीं दिए, तो मैंने पूछा भाई कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा साहब बामुश्किल आज एक दिन की छुट्टी मिली है, क्योंकि कल पीएम जो है आज के दिन वहाँ है, रायपुर में है, वो छत्तीसगढ़ में है, और वो जो छत्तीसगढ़ के नेता जिनको इंचार्ज बनाया गया था उनको एक दिन की छुट्टी दी गई है वहां पहुंचने के लिए, और टिकट साथ में लगा हुआ है कि ये वापसी का है। तो ये इस तरह से चुनाव यहाँ चल रहा है। और अभिषेक जी आप कहाँ हैं? मैं आरा में हूँ सर, और कल आरा में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है, आरा कवर करने को अभी निकला हूँ। और अभी मैं जगदीशपुर विधानसभा घूम रहा हूँ। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा हैं, और बड़ी मुश्किल से, मुझे पता नहीं कितना अच्छा मेरा नेटवर्क यहाँ पे आएगा। मैं बिल्कुल गांव में हूँ, पीछे आप मिडिल स्कूल देख सकते आपका हैं। नेटवर्क तो बहुत ही शानदार आ रहा है, बिल्कुल। आप तो मैं बिल्कुल गांव में हूँ, और ये बिहार की प्रगति, गुलाबी दिख रहे हैं पूरी तरह से, और अच्छा, हाँ, बिहार की प्रगति भी दिख रही है पीछे। नहीं, ये गांव है बिल्कुल, एकदम एक इंटीरियर गांव है। अभी मैं वहां कवर करने आया हूँ, कुछ ग्रामीण महिलाओं से बात करने आया हूँ कि उनको पैसे मिले या नहीं मिले। वो 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जो बात आई है, पहुंचा कि नहीं। जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है, संकल्प पत्र जिसको ये लोग कहते हैं, बीजेपी और जदयू वाले, एनडीए का संकल्प पत्र, तो उसके बारे में पता करने आए हैं। और महिलाओं से बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। तो अभी 10 मिनट में वो लोग महिलाएं खड़ी हैं वहां पे, मेरा ही वेट कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे 12:30 में मैंने गुरुजी को टाइम दिया है, आपने फोन किया। और यहाँ आरा का समीकरण 2020 से एकदम उल्टा हो गया है संजय सर। हाथ पे गिन के बता सकता हूँ सीटें कि कहाँ कहाँ पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, जरा हाँ, पूरा आइडिया दे। पिछली बार जो है ये पूरा जो आपका शाहबाद क्षेत्र था, यहाँ तो काफी सेटबैक मिला था एनडीए को। सीधे सिर्फ बड़हरा और आरा जीते थे। इस बार शाहपुर जीतेंगे, जगदीशपुर जीतेंगे, तरारी जीतेंगे, और संभवतः संदेश सीट भी जीतेंगे। एकदम सिर्फ आरा जिला के अंदर। वहां फिर बक्सर जीतेंगे, बरहमपुर जीतेंगे, राजपुर जीतेंगे। और ये मैं वो बता रहा हूँ जो श्योर शॉट लग रही है। पूरा माहौल एकदम बदला हुआ है इस बार। तो एनडीए के साथ ऐसा क्यों बदल गया है? क्या राहुल गांधी का जादू है? नहीं, राहुल गांधी का जादू है सर।
अगर ये वोट चोरी यात्रा नहीं हुई होती, ये राहुल गांधी जो बकवास करते हैं, ये सारी बातें जो अभी प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज ग्राउंड पर भोजपुर जिला पे हिट कर रहा है, क्योंकि भोजपुर जिला में पलायन बहुत है। नीतीश कुमार के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बटैया पे जो लोग अपना खेत देते हैं, उनका खेत हम वो ले लेंगे। तो इससे सभी समाज के लोग, क्योंकि सबका पलायन है, सबका खेत है, इंक्लूडिंग यादव समाज। अभी आपको एक शॉर्ट्स जैसे पिछला भेजा था, एक और भेजूंगा, जहां पे यादव समाज का के कुछ लड़के सीना ठोक के कह रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी के लिए जान दे देंगे। ये भोजपुर जिले के अंदर बात करूं, मुझे खुद सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो रहा है। नहीं, बटैया लेकिन ये खेत ले लेंगे का क्या मतलब? कि जो आप लोग बटैया पे देते हैं वो सरकार ले लेगी और दूसरे को बांट देगी। अच्छा, वो वो आपका वो पश्चिम बंगाल मॉडल। हाँ, वेस्ट बंगाल मॉडल चल रहा है। तो इस मॉडल के विरुद्ध सारे जो है कार्यकलाप हो रहे हैं। और अब ये देखना है कि अभी हम महिलाएं वेट कर रही है। ये किसने कहा है कि बटैया वाला ले लेंगे हम? ये राजद के विजन डॉक्यूमेंट और उनका जो डॉक्यूमेंट है संकल्प, तो उसका एक अच्छा, वो हिस्सा है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये तो। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली किसका मॉडल है? ये राहुल गांधी का मॉडल है। और तेजस्वी यादव को ये समझ में नहीं है कि उनके पिताजी ने ये वाला काम कभी भी नहीं किया। जिसने भी ये पता है सर, ये वो आग है कि इसको टच करोगे जलोगे जलोगे। तो तेजस्वी को जलने का मन था, उनको लगा कि भैया कि वो भी हिरण्यकश्यप की उनकी बहन जो है थी होलिका, उसके तरह है, कंबल ओढ़ के वो कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं जलेंगे। लेकिन वो अब जल भी रहे हैं और बर्बाद हो जाएंगे। अगर शाहाबाद में ये मैं फैक्टर देख रहा हूं, जिन सीटों का मैंने नाम लिया है सर, तो समझ लिए बिहार के बाकी जिले किधर जा रहे हैं। औरंगाबाद में 4 सीटें गारंटी हैं इस बार, आउट ऑफ 5। अरे ये सब जगह हैं जहां एनडीए हारी थी लोकसभा में। यही मैं कह रहा हूं कि हारी हुई सीटों को ऋतुराज सिन्हा के देखिए, ऋतुराज सिन्हा को शाहाबाद और मगध का जब प्रभारी बनाया गया, तो ऋतुराज सिन्हा जी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी कई टीम के लोगों को दौड़ाया और मेक श्योर किया लोगों से कि भाई वहां पे सही लोग को टिकट मिले। और वो काम करने में ऋतुराज सिन्हा बिल्कुल सफल होते हुए नजर आए। देखिए मेरे पीछे महिलाएं जा रही हैं और वो बस उनसे बातचीत ही करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये जो सिचुएशन है सर, इसके लिए क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ऋतुराज सिन्हा को जाता है सर। अकेले उस आदमी ने शाहाबाद और मगध को पूरा टर्न अराउंड कर दिया है बीजेपी के लिए। आप तो चेनारी वेनारी का बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि साहब यहाँ गलत दे नहीं, तो दिया। चेनारी तो हारे नहीं, वो तो देखिए वो अलग फैक्टर है। उस फैक्टर के साथ क्या है कि उसमें जिसको टिकट मिला है वो बीजेपी से नहीं, लोजपा से मिल गया। वो सीट लोजपा में चली गई, तो वो सीट हारेगी एनडीए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो सीट हारेंगे, मोहनिया सीट हारेंगे। उसका समीकरण मैं आपको बताता हूं सर। जो छेदी पासवान बीजेपी के सांसद रहे हैं, वो चले गए इस बार। छेदी पासवान जो भाजपा के सांसद हैं, वो कहां चले गए? वो चले गए सर, उनका बेटा मोहनिया से लड़ रहा है, और वो चले गए 2 मिनट में, बस आ रहे हैं 2 मिनट में, आप लोगों को रखिए, 2 मिनट में आ रहे हैं। वो चले गए सर, उनका बेटा महागठबंधन में चला गया। अब सांसद चिनारी विधानसभा में छेदी पासवान राजद के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और मोहनिया में भी कर रहे हैं, और सांसद रहे सासाराम के। तो पासवान वहां से खड़ा नहीं है, वो पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया। इस कारण आप हारे। ये लोकल फैक्टर है। सॉरी सर, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि महिला भी लोग रुकेंगी, ज्यादा देर नहीं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर वापस आता हूं सर 10 मिनट में। आप 2 मिनट बात करके वापस आइए, तब तक हम पकड़ते हैं धीरेन जी को। ठीक, जी जी। तो धीरेन जी, आपने सुना कि किस तरह से लोकल फैक्टर्स जो हैं वो कई बार जो एक माहौल बन रहा होता है उसको भी ट्रम्प कर देते हैं। तो ये आप क्या हुआ, मेरा वो गायब हो गया। हाँ, तो वो लोकल फैक्टर्स भी ट्रम्प कर देते हैं। अब आप जिस क्षेत्र में हैं, ये वैशाली, हाजीपुर, ये जो सारा क्षेत्र है, इसमें क्या माहौल बन रहा है? जी, धीरेन जी। ये बहुत ताकतवर इलाका रहा है, और ये अलग बात है, मैं आपको पहले दिखा दूं सब लोगों को कि इस समय क्या वो दिख रहा है। ये देखिए, अभी अमित शाह की रैली होने वाली है। अरे
नहीं नहीं, ये वैशाली में जो एक नॉर्मल हम लोग चुनाव से पहले फ्लैग मार्च देखते हैं, तो दर्शकों को ये देखना चाहिए कि फील्ड में इस तरह की चीज आपको दिखती है, फ्लैग मार्च हो रहा है। और चूंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें सुन ना पाते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि एक लंबा फ्लैग मार्च है वैशाली, क्या ये जो लालगंज में हम है। और ये इसके बाद थोड़ा सा तनाव आप देखेंगे, बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है जैसा हमने अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी मोकामा में देखा है। बिहार में बहुत अरसे से ये शांतिपूर्ण वो चल रहा था, लेकिन अब वो कम हुआ है। और इस समय चूंकि हर एक जगह पर जिलों में, हालांकि ये ट्रेडिशनली होता है, ये कोई वो नहीं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है, क्योंकि ये जो तनाव था वो तनाव अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी मुझे लगता है 1-2 मिनट हमको ये आपको बात नहीं करने देगा, लेकिन अगर दर्शकों को ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि फील्ड से मुझे अच्छा लग रहा है, जब मैं फील्ड में रहता हूँ तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा जी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ये तिरहुत जो है, ये पूरा का पूरा इलाका बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत मुफीद है। उससे पहले के चुनाव में भी इसने उनको काफी सीटें दी, और 2010 में एकदम सफाया कर दिया गया था। 2015 में चूंकि वो गठबंधन अलग वाले था, जिसमें जेडीयू वहां थी, तो उसमें उनके साथ काफी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बीजेपी ने ताकतवर, एनडीए ने मतलब ताकत ली थी। तो वो ये है एक उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा इलाका है, तो इसलिए ये है। लेकिन जहां संजय सिंह पिछली बार जीते थे, यहाँ से इस बार शिवानी शुक्ला ने लड़के मामले को दिलचस्प कर, और वो आरजेडी की सीट पे आ रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को आप देखेंगे पहले निर्दलीय जीता 2000 में पूरी तरह से, फिर वो एलजेपी के, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास जी, उनका बहुत बड़ा एक तरह से, चूंकि ये यहीं के रहने वाले थे, फिर एलजेपी से जीता। और ये 2000 में निर्दलीय जीता, उस वक्त अंदर जेल में बनता। 2005 में एलजेपी से फिर जीता, 2010 में जेडीयू से अपनी पत्नी को जिताया। क्योंकि वो 2005 में आपको याद होगा 2 बार चुनाव हुए थे, तो वो 2 बार चुनाव का माफ कीजिएगा, कहाँ गए हम लोग, 2 बार के चुनाव के बाद जो है 3 बार तक जीतने के बाद अपनी पत्नी को जिताया था 2010 में मन्नू शुक्ला को बड़े शानदार वोटों से। लेकिन उसके बाद हार का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर अब एलजेपी से छोड़ के आरजेडी से टिकट लिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो यहाँ के जातीय समीकरणों को उलझा रही है। ये भूमिकार बेल्ट है, और आरजेडी में यहाँ यादव बेल्ट है, और उनके साथ जैसा आपने देखा मोकामा में, अब ये बात आगे बढ़ जाएगी। ये जी यहाँ जातीय बात पे अभी मोकामा वाला जो किस्सा हुआ है, जो बाहुबलियों की लड़ाई है मोकामा में, उसमें ये दुलार चंद यादव वाला क्या किस्सा चल रहा है? दरअसल दुलार चंद यादव भी सेम ब्रांडिंग का जो 90 का दौर था, आपको उसका अगर फोटो वीडियो हमारे एडिटर्स वहां डालते तो बहुत बेहतर रहता। वो उसी तरह गनों के साथ और सबके साथ, उसके पास भी वही मुकदमे हैं। लेकिन वो चूंकि जो मोकामा की बेल्ट है, वो अगर हम लोग गौर करें 1990 में दिलीप सिंह यादव, जो इसके माफ कीजिएगा, दिलीप जो इसके बड़े भाई थे अनंत सिंह के, वहां से शुरू होता है। और वो पहली बार 90 और 95 में चुनाव जीतते हैं। उसके बाद उसका ये उन्हीं का शिष्य था सूरजभान, उनका एक गुर्गा हुआ करता था उस जमाने में। और वो जो है फिर बाद में 2000 में चुनाव लड़के हरा देता है, 400 वोटों से हार होती है। लेकिन उसके बाद से आज तक सिर्फ एक बार पार्टी वो हारते हैं, सिर्फ एक बार 2000 में, वरना वो पूरा का पूरा इलाका दिलीप सिंह, उसके बाद अनंत सिंह के पास है। बीच में उसने अपनी पत्नी को जिताया। तो वो जो भूमियार बेल्ट है, और वहां यादवों के साथ बहुत ज्यादा एकदम सीधी लड़ाई जिसको कहें राजनीतिक तौर पर, वो होती है वहां भूमियार। और जो बाकी अदर हैं, जो वो उनके यादव बेल्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये बड़ा ट्रिकी मामला है। ये बड़ी चीज ये है कि जब ये दिख रहा है कि वो जेडीयू और या ये जो गठबंधन है इस समय एनडीए का, वो ये चाह रहा है कि वो वापस उस नैरेटिव को बताए, लोगों को बताए कि किस तरह से जंगल राज की वापसी का क्या मतलब होगा। ऐसे में ये जो मामला हुआ है, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें, चूंकि वो पार्टी जैसे ही हुआ तो पीयूष ने लिखवाई। पीयूष कौन है? पीयूष प्रियदर्शी है। मुझे लगता है लंबा ये चूंकि मामला उलझा हुआ, मैं सीधा समझाता हूँ कि आप ये समझिए, अनंत सिंह, दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि अनंत सिंह
जेडीयू से कैंडिडेट है, लड़ रहा है, और जेडीयू इस बात को ये तमाम लोग कह रहे हैं कि जंगल राज वापस 2005 से पहले का क्या था उसको बता रहे हैं। तो अनंत सिंह खुद माफिया डॉन है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि वो खुद ये काम करके उस वाले आइडिया को पंक्चर करेगा, यानी जो वो है पंक्चर करेगा। अब खेल क्या होता है कि सूरजभान जो कभी के जमाने में इनका एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, संसद तक गया, वो भी एलजेपी के साथ था, एलजेपी से संसद में गया, उसकी पत्नी वो हुई, लेकिन आज की डेट में सूरजभान दोबारा लड़ने आया है। दोनों भूमियार हैं, दोनों डॉन हैं और बहुत बड़े डॉन हैं, और उसके बीच में एक नया जन स्वराज पार्टी का प्रियदर्शी वो अपनी जाति के वोटों को खींच रहा था। उसने यहाँ चुनाव प्रचार करने के दौरान ये कहा जा रहा है, जो बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसमें अब तक 4 एफआईआर हो चुकी है इसी मसले पे, एक पे 4 एफआईआर हो चुकी हैं, और जो ये तय हुआ कि गोली मारने से उसकी हत्या नहीं हुई है, जो उन्होंने एफआईआर में लिखवाया जो यादव के परिवार वालों ने कि साहब उसको गोली मार दी और अनंत सिंह ने गोली मारी उनके मुताबिक, लेकिन वो मर्डर गोली से नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो काफी बड़ी उसके साथ डिटेल्ड हुई है, उसमें चोटों के निशान है, अंदर हड्डियों के टूटने के निशान है, यानी ऐसा लगता है कि या तो घसीटा गया है उससे चोट। तो वो जो सारा मामला है वो दोबारा से 1991 के मोकामा की तरफ इशारा कर रहा है, यानी तनाव हो गया है, और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो यादव जो अपने ये जो जिनका अभी हत्या हुई है, वो जब पूरी तरह से प्रचार कर रहा था सूरजभान के साथ, तो अचानक वो प्रियदर्शी का कैसे हो सकता है। ये बड़ा मतलब ये बहुत ही ज्यादा एकदम हॉलीवुड बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है ये संजय जी। जब इसमें पकड़े जाएंगे, हालांकि 2 लोग उन्होंने हिरासत में लिए थे, तो आप ये देखेंगे कि ये एकदम बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को मात देगी। और मोकामा में तो आप देख रहे होंगे अनंत सिंह किसी भी नेता से ज्यादा इस समय पूरे देश में वायरल है। उसको एक एक चैनल के 4-4 रिपोर्टर इंटरव्यू ले चुके हैं अलग अलग। उसके साथ पीछे इस देश का कोई अखबार नहीं है जो अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा, जो बड़ा अखबार है। कोई ऐसा दिन है जब उसके पीछे 4-4 रिपोर्टर उसकी गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो इंटरेस्टिंग है कि आपको ये कहना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की अब वो धमक थोड़ा सा कम हुई है। हम लोग ये चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि आप ये सोचिए गाड़ियों का काफिला चलता है। मैंने खुद शूट किया, जो पहले लैंड क्रूजर है जो लगभग 3-4 करोड़ के बीच की जो बता रहे थे, उसके पीछे फिर डिफेंडर है, उसकी भी कीमत ये नहीं है एकदम, और उसके बाद फिर काफिला था। तो ये लोग ये सही सारे सवाल आएंगे, लेकिन इन सीटों को अगर हम छोड़ भी दें, ये सीटें दरअसल बिहार की राजनीति में आप कुछ भी कहिए, बदलाव की बात कुछ भी कीजिए। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी एक जगह के इंटरव्यू में लेके आया हूँ, वहाँ वो गाँव जो है यादव बाहुल्य था, तो वहाँ 2 लोग ऐसे थे उस पूरी भीड़ में जो वो वोट नहीं देंगे किसको, आरजेडी को, लेकिन वो वहां बोल नहीं रहे हैं। आप ये सोचिए आज की डेट में भी ये हालत है। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इन सीटों के साथ कुछ हो नहीं सकता है। आप सोचिए कि जिस राज्य के नेता की बजाय जिसके माफिया डॉन की रील्स को लाखों लोग देख रहे हैं, और मैंने भी इंटरव्यू लिया, मैं भी उसमें शामिल हूँ, E2 ब्रूटस आप कह सकते हैं तो ब्रूटस भी उसमें शामिल था। तो वो जो है लेकिन आप देखेंगे कि लोग उनको चुनते हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको साथ खड़े होते हैं, और वो तो अलग अलग पार्टियों से। देखिए अभी मैं जब मुन्ना शुक्ला के लिए मैं कह रहा था कि ठीक है आज तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि वो बहुत बढ़िया नेता है, यादवों का गांव था वो, तो आप अभी तारीफ कर रहे हो, जब वो उसमें नहीं था आपकी पार्टी में तब तो उन्होंने कहा तब भी वो बहुत अच्छे थे। लेकिन आज की डेट में अगर वो ये कर दें, आज ही ये छोड़ दें, तो मैं आपको इस बात की गारंटी ले रहा, आधे घंटे बाद ही वो ये बताएंगे कि ये पार्टी से भागा हुआ था। तो इन सबके पास एक बेस है, लेकिन जो मोकामा का मसला है वो थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि वहाँ जातीय तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, और इस समय पूरे तरह से प्रशासन वहाँ इस पूरे स्टेटमेंट, चूंकि अब तो चुनाव आयोग को ही देखना होता है, इसीलिए नोट उन्होंने डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है। इसके बावजूद अब वहाँ जातीय तनाव की खबर धीरे धीरे, जो 1991 के बाद नहीं थी, उसके बाद के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 4 लोगों की हत्या जरूर हुई थी। मैं आपको एक डिस्क्लोजर कर दूं, मैं मोकामा के बगल वाली सीट में, अच्छा मैं समझ गया, आप ऑब्जर्वर रहा हूं जी
मोकामा के बगल में हाँ, जब आपने कहा मैं खुलासा कर दूं, मैं समझ गया कि आप ऑब्जर्वर होके आए हैं। बाढ़ में, मैं बाढ़ तो में कौन सी ऑब्जर्वर सीट था। पर थे आप? कौन सी सीट बाढ़, पर थे? हाँ, बाढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बाढ़। मोकामा बिल्कुल बगल में ही है नीतीश बाढ़। कुमार का तो बाढ़ वो तो से आपने 200 अच्छे आगे से, वो मोकामा तो, हाँ बिल्कुल बाढ़ में है। बाढ़ में दरअसल एक और चीज, अब अगर मैं आपको बता दूं कि मैं ये पूछ रहा था कि सूरजभान क्यों है। अब हारेगा, बहुत बाढ़ सारे में लोग जो मुझे वहां के, पता नहीं, क्योंकि बाढ़ चूंकि में अभी भी पहले जो मेरे, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह हुआ करते थे बाहुबली, उनका टिकट इस बार शायद कट गया है। हाँ, तो अब वहां पे कोई नए लड़ रहे हैं, सियाराम सिंह करके। तो उनके बारे में मुझे विशेष पता नहीं है, आप तो वही हैं, तो पता लगाइए क्या चल रहा है बाढ़ में भी। वैसे तो बिल्कुल अब पटना जिले में ही है, मोकामा भी पटना जिले में है, बाढ़ भी पटना जिले में है। लेकिन हाँ, पटना जिले के पटना अंदर में। बाहुबलियों का इतना प्रभाव, ये भी कुछ बताता है बिहार के बारे में। देखिए, रीतलाल यादव दानापुर में है, दानापुर कैंट एरिया में। अभी वो उसको मना कर दिया कल हाई कोर्ट ने कि आप चुनाव प्रचार करने नहीं जाओगे, आपको जेल से छूट नहीं दी जा सकती चुनाव प्रचार की, हाई कोर्ट ने मना किया। तो इसीलिए ये बात आपको जब यहाँ आते हैं ना कि सब कुछ सुधर गया या सुधर गया, वो ठीक है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया, विकास आपको दिखता है। जहां मैंने आपको भी दिखाया, अगर मैं सड़क दिखाऊंगा, ये लालगंज कस्बा है, पूरी सड़क पर आपको दर्शकों को दिखेगा, कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। सड़क में आपको वो नहीं दिखेगा कहीं भी, अगर आप देख सकते हैं, ये कस्बे की सड़क है। तो जो विकास है उसकी कहानी तो संजय जी है, लेकिन जो माफियाओं के खिलाफ जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, वो वाकई कर पाना यहाँ अभी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इतनी ताकत, इतनी सबके बावजूद भी वो लोग अपनी मर्जी से इन इलाकों में, आप देखेंगे वो हो सकता है संस्थागत तौर पर अपराध हो गया, सिस्टम बदल गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन वो बिहार है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग माफियाओं पर से अलग आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि माफियाओं की कहानी तो यहाँ अनंत है। मैं जब से सुनाना शुरू करूंगा कि कब से ये इसने AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला को पहली बार यूपी में जो पहला मर्डर हुआ है 47 से, उसके लिए सूरजभान ने दी थी उसको मारने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही को, जो उस समय की रिपोर्टों में था। तो ये तो लाइन से हो सकता है कि किस तरह वो अशोक सिंह बनता था, फिर इसके बाद छोटन शुक्ला की हत्या होती है, फिर भुटकन शुक्ला, फिर ब्रज बिहारी, तो लाइन से है वो सीरीज पर। मुझे लगता है दर्शकों ने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज भी आके देखेंगे। आप सोचिए संजय जी, मैं तमाम दर्शकों के लिए बताने की बात करते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को ऐसा कितनी रैलियों में आपने देखा होगा, अपने प्रदेश के अलावा, क्योंकि वहां वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन एक जिले की 2 बराबर की सीटों पर वो 3 दिन के अंदर 2 रैलियां करें, क्योंकि ये बात इशारा करती है सिवान और रघुनाथपुर की तरफ। क्योंकि जो माफियाओं के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ एक वाकई कार्ड है, बीजेपी के लिए भी कार्ड है। उन्होंने यहाँ भी की, लालगंज में सभा की। नहीं, ये मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि रघुनाथपुर के बाद सिवान में दोबारा करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मुझे तो ये बताया जा रहा था कई लोगों द्वारा। तो जी मैं सर। ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यहाँ समाचार ये आया था, हमें लोगों को ये बताया जा रहा था कि साहब के सीवान और रघुनाथपुर के बाद फिर नीतीश कुमार जो है वो योगी के आगमन से प्रसन्न नहीं हुए, जबकि वो जेडीयू वालों ने ही उनको बुलाया था। और वो जो है वो नहीं चाहते कि भाई ये इतना कम्युनल हो जाए कि मुसलमान कंसोलिडेट हो जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनको सीवान में भी बुलाया गया। तो इसका मतलब ये कि ये बात जो थी ये गलत थी कि साहब के नीतीश कुमार योगी के आगमन से प्रसन्न नहीं है। देखिए सर, एक बात मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल, मैं उन लोगों की बातों पे जाता भी नहीं हूँ, और जो पॉलिटिशियंस की तरफ से कहानियां सुनाते हैं मैं उनको सुनता भी नहीं हूँ। इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि जो ये कहानियां सुनाते हैं वो पत्रकार अंदर से कुछ और लाते हैं और अपनी कहानी कुछ और उसमें जोड़ते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि वहां रघुनाथपुर में हिना साहब पिछले चुनाव में जब वो निर्दलीय लड़ी, आप ये देखिए 2024 का जो चुनाव हुआ, सिवान से निर्दलीय लड़ी हिना साहब, तो वो रघुनाथपुर सीट से 25 से 30 हजार वोटों से आगे थी निर्दलीय। वहां वो आरजेडी कैंडिडेट वहां तीसरे पर था। ऐसे ऐसे दोनों परिवार नहीं मिले। ये दोनों परिवार की उनकी मजबूरी है, लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार की ये मजबूरी है, क्योंकि शहाबुद्दीन के बाद आज तक कोई भी उनका परिवार का सदस्य नहीं पहुंच पाया, सदन के दर्शन नहीं कर पाया।
और वो लड़ चुकी निर्दलीय, उनको जरूरत थी क्योंकि उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को तीसरे पे पहुंचा दिया। रघुनाथपुर वो सीट थी जहां वो सबसे ज्यादा बढ़त पे थी निर्दलीय रहते हुए। सिवान में वो हारी थी, लेकिन ओसामा के आने के साथ ही पूरे इलाके में ये प्रचार हुआ कि अब वापस वो सिस्टम जो है तैयार हो रहा है, जो माई समीकरण है उसको वापस लाया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, पहले नीतीश वाली बात कर देते हैं, उसके बाद आपको एक नई समीकरण की कहानी में दर्शकों को बताना चाहूंगा। दरअसल नीतीश कुमार इस वक्त बड़े भाई से भाई हो चुके हैं। देखिए उनकी एक वो तो है कि उनकी एक वैल्यू है, उनको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 40-45 विधायक नहीं लाएंगे, 35 से 40, तो सरकार नहीं बनेगी और कम से कम आरजेडी इस गठबंधन की एनडीए की नहीं बनेगी। तो और वो जब जैसे ही 35-40 ले आएंगे तो वो इनविंसिबल हो जाते हैं। फिर उनको कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं, आपको लगता है कि आप उसकी पॉलिटिक्स जानते हैं रूम के अंदर की, तो वो उसके मास्टर हैं। जिस रूम में आप आए होंगे उसके वो मास्टर हैं, वो तुरंत निकलकर एक अणे मार्ग से सामने चले जाएंगे, भाभी जी के हाथ का चिवड़ा खाएंगे और बड़े भाई को कहेंगे कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे से गलती हो गई थी। तो इसीलिए उनके साथ ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो भी इस वक्त मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रिसेप्टिव दिख रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज, और एक तरह से पूरा चुनाव लड़ा रही है बीजेपी। और वो खुद एक जमीन पर, कल आप ये सोचिए उनकी तबीयत पे कहा जाता है, और कल चूंकि एक बहुत कहानी आपने देखी होगी, वो तमाम वो यूट्यूबर्स जिनके पास बीजेपी मुख्यालय के अंदर तक नहीं जा सकते, वो ये बता रहे थे कि किस तरह से तनाव आ गया, मंच से 5 मिनट में निकल गए और ये हो गया। दरअसल 240 किलोमीटर कल ट्रेवल करके अलग अलग जगह पर नीतीश कुमार घूमते रहे। उम्र की दिक्कतें हैं, बीमारी आप उस 26 सेकंड वाले संकल्प पत्र विमोचन की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जो उन्होंने 26 सेकंड में जारी किया, उसको लेके कल बड़ा हाँ, मजाक हो रहा था। और मैं बैठा रहा वहां 1 घंटे, कल मेरा पूरा दिन उसी में निकल गया कि अब संकल्प पत्र आएगा, अपन लोग कवर करेंगे। वो आए और दिखाया और निकल गए। लेकिन देखिए रणनीति एक एक बड़ी बात तो ये है संजय सर, कि अगर आप जीतते हैं तो कोई आपसे रणनीति पूछता नहीं है, और हार जाते हैं तो बताने के लिए आप वहां होते नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरा चुनाव इस समय जीत हार के लिए लड़ा जा रहा और रिलैक्स है। मैं ये कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं जानता कि अंदर खाने जनता कई बार क्या होता है, समीकरण किस तरह बदलेंगे, लेकिन जो दिख रहा है, जिसको हम पढ़ना सीखे हैं, वो ये बता रहा है, इतना रिलैक्स मूड में दिखते हैं वो लोग जब मैं उनको होटल्स में देखते हैं, क्योंकि उनको ये यकीन आ चुका कि लड़ाई अब इस बात की नहीं रह गई कि सत्ता रिटेन कर रही या नहीं कर रही है। अब लड़ाई इस बात की है कि वो जो है किस तरह से उस पूरी लड़ाई में सीटों का मार्जिन बढ़ाया जाए। एक बड़ा दिलचस्प ये है कि अगर हम लोग उस डाटा को भी गौर करते हैं, पिछली बार का जो विजयी समीकरण था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोक जनशक्ति, ये जो एलजेपी थी, वो सबसे बड़ी दिक्कत हुई। वो हालांकि वोट तो उसके पास 5.67 या कुछ इतना ही था लगभग, लेकिन उसने 28 सीटें हराई थी, जिसमें से 22 आरजेडी को मिली थी और 6 लगभग कांग्रेस को मिली थी। लिहाजा इस सारी चीजों के बीच में आप ये सोचिए कि वो पूरी कंप्लीट शिफ्ट हुई है, और ये जातियों की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि पासवान बाकी तमाम दलित का जो कम्युनिटी है उन सब का एक छत्र राज्य, नहीं, लेकिन पासवानों का एक छत्र, अपनी दुसाध उनको वो माना जाता है, वो लगभग 5 से 6% है। तो वो शिफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आप उसको गणित की एरर भी मान ले तो 4% वोट शिफ्ट होता है। जातियों में बटा हुआ वोट कहीं नहीं जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मेरे सहचालक भी है, मेरे चालक भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो जानते नहीं, बस हम ये जानते हैं कि हमारे तो बड़े से लेके आज तक आरजेडी को देते आए, तो हम वो देंगे। तो वो डिवीजन क्लियर है, उसको लेके कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं है, और मैं मानता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं उस दिन ओसामा की कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा था रघुनाथपुर में। तो आप ये सोचिए उनके ऑफिस में गया, तो वहां उन्होंने जितने लड़के थे मैंने उनसे पूछा, और आप देखेंगे कि मैं जाति भी पूछता हूँ। मुझे पता नहीं, अब आप बता सकते हैं चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर कि ये गलत है या सही है, लेकिन मैं लोगों से पूछता हूँ नाम कि भाई आप अपनी कास्ट भी बताओ यार, माफ करने के साथ पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिहार में चुनाव कवर कर रहा हूँ, जाति के गणित के बिना मैं समझ नहीं पाऊंगा आपकी बात। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ जाति की कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा नाम बता दो, उन्होंने कहा भाई चंद्रमोहन यादव। फिर मैंने पूछा आपसे क्या है, उन्होंने कहा फला यादव।
तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, जाति की कोई लड़ाई नहीं, जीत तो तुम्हारी होनी है। अगर जो तो वो जो आप देखेंगे जो जीत का समीकरण है वो इसलिए सहजता दे रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि इस बार जीत दिख रही है और वो बीजेपी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है। मतलब वहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। ये बात दरअसल देखिए, हम लोग फिर कह रहे हैं कि जातियों पर इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार इसलिए चमत्कार है और बिहार का चमत्कार है कि वो इस सारी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स के बावजूद, क्योंकि जितना भी अब तक चुनाव पर बिहार के हम पहले से अब तक का सॉफ्टवेयर देख ले, तमाम चैनलों, सोशल मीडिया और अखबारों का 98% सिर्फ एक बात कहता है कि बिहार में जाति तय करती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस नीतीश कुमार ने 20 साल से राज किया है वो अपनी जाति 2.5 से 3% लिए हुए है। तो इसलिए उस चमत्कार ने उस जातीय उसको तोड़ा है। बीजेपी भी ये जानती है और नीतीश कुमार भी इस बार बीजेपी की मदद को महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। इसीलिए जो इस तरह की खबरें आती हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का पहले से तय था और सिवान में मई समीकरण का चमकदार हीरा ढूंढ रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि आप ये सोचिए उन्होंने एक रैली में एक जनसभा जो उनकी अपनी पार्टी की रैली थी, जो बड़ी मतलब अंदर पार्टी की मीटिंग में उन्होंने 2 नारे लगाए, तस्लीमुद्दीन अमर रहे और शहाबुद्दीन अमर रहे, जिंदाबाद के नारे दोनों के। आप ये सोचिए जिस तेजस्वी ने 2010-15 के बाद अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाई कि साहब वो माफियाओं से दूर रहना चाहता है, जंगल राज से दूर रहना चाहता है, वही तेजस्वी यादव अगर अपने उसके साथ जिंदाबाद या अमर रहो के नारे लगाता है तो ये मैसेज है कि हमारे पास हमारी मजबूरी है ये वोट बैंक। और इसीलिए सिवान के अंदर जिस जगह पे राजा था वहां इस बार भी हारी है, हिना साहब इस बार भी पीछे थी वहां। इसीलिए सिवान में दोबारा इसलिए भेजा गया योगी को कि वहां कहीं ऐसा ना हो कि ओसामा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए। इसीलिए योगी ने उस दिन और बढ़िया भाषण दिया, मारी सुबाऊ सबको ले आए और चूंकि इस मामले में तो उनको मालूम है कि मुझे किसको। अभिषेक जी आ गए हैं वापस, जरा अभिषेक जी से पूछते हैं साहब क्या इंटरव्यू ले आए आप। अरे सर, ये जो महिलाएं हैं ये नीतीश कुमार की बानर सेना है, नोच लेंगी। अगर ये मतलब 50 महिलाओं की भीड़ थी और हमने फोन पे बताया था कि हम लोग पत्रकार समाज से हम लोग आ रहे हैं, 10-12 उसमें से इधर उधर साइलेंट हो गई, क्योंकि संभवतः मुझे लगा साइलेंट उस भीड़ में इसलिए लोग हो जाते हैं वो महिलाएं कि वो महागठबंधन की वोटर नहीं होंगी, उसमें बुर्का नशी भी कुछ लोग थी। बाकी ऐसा चढ़ के नीतीश कुमार बोल रही है, 10,000 इतना बोल रहा है। जीविका दीदी को लुभाने के लिए तेजस्वी ने जो दांव खेला वो दांव सफल होता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जीविका दीदी अपने आप में इतनी बड़ी हो गई है अब कि वो गांव रन करा रही है, वो पूरे गांव तक। हम एक्चुअली कुछ जीविका दीदी से ही अब समझने आए थे क्या ये चल रहा है। सर जो बोल रहे हैं धीरेन्द्र सर, बिल्कुल सही बात है कि देखिए 2.5% उनकी जाति भले हो, लेकिन जातीय समीकरण को जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ मिलकर साधा है वो अभूतपूर्व है। और लोग कहेंगे मुंह पे कि नहीं भैया हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, जाति का कोई मैटर नहीं, लेकिन जब उनका कास्ट और ये सब आप कुरेदिएगा, पूछिएगा, तब पता चलेगा। पिछली बार 2020 में आंकड़े ये कहते हैं मात्र 40% कुशवाहा समाज ने एनडीए को वोट किया था। इस बार ये आंकड़ा सर 80% है, एकदम टर्न अराउंड है, कुशवाहा एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट हुआ है। यानी क्या समझ में आता है, जितनी गाली मिली है सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर की तरफ से, उतना धीरे धीरे बड़ा नेता बनता गया सम्राट चौधरी। क्यों? क्योंकि वो कुशवाहा समाज से, उनको लगा कि भाई एक ब्राह्मण गाली दे रहा है हमारे नेता को। तो अभी मैं आया हूं तो ये यहां से भगवान सिंह कुशवाहा खड़े हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कुशवाहा के नेता हो। कुशवाहा के कुछ लड़कों को मैंने अभी शिखा रखे हुए देखा, मैंने पूछा आपने शिखा रखा है? तो बोला सनातन धर्म के लोग हैं हम लोग, सनातन को मानने वाले हैं। वहीं से काउंटर क्वेश्चन मैंने कर दिया कि फिर सनातन धर्म के मिटाने वालों को आप कुछ संदेश देना चाहिए। बोले सर्वनाश कर देंगे, ये लाठी का युग नहीं चलेगा। और ये ना सोचे कि अकेले लाठी उनके पास है, लाठी हमारे पास भी है। तो जो डर वाला था वो फैक्टर भी काम कर रहा है।
लठैत वर्सेस लठैत भी है, दिमाग भी है। नीतीश ने कॉकटेल रच दिया है सर। कब महिला वैसे के फ्रंट को आगे करना है, ये जबरदस्त है जी। मुझे लगता है मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ूंगा संजय सर। पहले मुझे लग रहा था कि शायद दिल्ली की नजर में थोड़ा दिक्कत आई होगी जब से उन्होंने नया स्कूल ऑफ लैंग्वेज खोला है, सम्राट चौधरी स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हाफे डेविड से शुरू किया जाता है, जुवेनाइल तक जाया जाता है। लेकिन मैंने देखा उसको बहुत लोग पसंद कर रहे थे, उनके लोग। तो मैंने कहा कि भाई, कहने लगे कि ऐसा प्रोसेशन जो उन्होंने बोला वही बोला कि ये प्रोसेशन होता है। मैंने कहा कि ये लीडर इन्होंने तैयार कर दिया। और कुशवाहों की एक बड़ी, मैं बहुत सारे लड़कों से मिला, चूंकि वो बीजेपी की रैली में थे तमाम लोग, तो वो कह रहे हैं कि इस बार 25 से 30 नीतीश, उसके बाद फिर कुशवाहा सरकार। बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार भी आ सकती है अगर बीजेपी के पास। तो इसीलिए ये बात सही है कि वो समाज पूरा शिफ्ट भी कर सकता है। बहुत दिनों बाद ऐसा होगा, उस समाज का एक साथ शिफ्टिंग होगी, वरना वो अक्सर बंटता था। ये बात सही है, तो ये बड़ी चीज होगी। तो अब ये बताएं कि ये जो पहला राउंड है, वो पहला राउंड था, अब उसका पहले राउंड का सेंटर पटना है या आप, और इसमें आपके ये वैशाली, सारण, आरा, ये पूरा मगध, ये सब आ रहा है इसमें। और यहाँ से ये एरिया, ये माना जा रहा है कि यहाँ पर एडवांटेज बीजेपी को मिलनी चाहिए। कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी में एक सर्वे दिखा रहे थे कि साहब की 121 में से 58 सीटों का उन्होंने सर्वे किया है, और 58 सीटों में से कह रहे हैं कि साहब 39 जो है वो एनडीए को मिलने जा रही है। और पिछली बार जो थी यहाँ 33 मिली थी, तो मतलब नेट गेन है 6 सीटों का। तो 6 सीटों का गेन तो बहुत ज्यादा गेन नहीं है। हाँ, इस बार सर मुझे लगता है, मैं पूरी तरह से चूंकि नेटवर्क के कारण सुन नहीं पाया, संभवतः आपने बोला 33 सीटें थी और क्या समीकरण होगा? 33 सीटें थी, इस बार वो कह मेरा रहे हैं 39 कैलकुलेशन, आएंगी। मैं थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा लूंगा तो संभवतः नेटवर्क और एरिया में बेटर आ जाऊं। मैं आने का प्रयास करता हूं। ये पहली बार होगा कि मोबाइल एक तरफ हाथ में पकड़े हुए चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़, हाँ ये करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, ये भी जयपुर डायलॉग्स के लिए अच्छी बात है कि अच्छा लाइव हो रहा है। हाँ, अच्छा भला, आपका फोटो तो बहुत क्लियर आ रहा है। अब आप गायब हो गए, तो अब मैं यही सवाल धीरेन्द्र जी से पूछ लेता हूँ। धीरेन्द्र जी, देखिए सर, ये जो है, आप जिन प्रमंडलों का है यहाँ मजबूत है, लेकिन ये इस बार जीत का अंतर इसलिए मुझे लगता है ये पिछली बार से ज्यादा बेहतर मार्जिन में होंगे, क्योंकि 121 के बाद 122 सीटें भी बचती हैं वहां कई सारी जगह। यहाँ तो ये वैसे भी कंफर्टेबल मार्जिन में थे, अभी भी बढ़ा रहे हैं, तो ये उस आंधी को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो 6 सीट ये बता रही है बढ़ी हुई कि जो एंटी इनकम्बेंसी ही किसी भी सरकार को रोकती है, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दूसरा क्या है कि लोग अपनी सरकार के पक्ष में क्या देंगे राय, वो तो मुझे सर एक्चुअली एक और इंटरव्यू लेने जाना है। जो आपको वोकल लोग मिलते हैं। एक मिनट भाई, इनको और इंटरव्यू लेने जाना है, तो पहले इनको सुन लेते हैं। हाँ, संजय टाइगर जी का इंटरव्यू लेने जाना है, आरा विधानसभा से खड़े हैं। अब देखिए सर, 2-3 बातें हैं, मैं फटाफट बता दूं। इस बार मुझे लग रहा है जो मगध बेल्ट है वो बहुत राजद को डेंट कर रहा है। मतलब कुर्था सीट है, जहानाबाद के बगल वाली घोसी सीट है, अरवल सीट हो गई, अब आप देखिए उसी तरह से औरंगाबाद तरफ है। इधर चले जाएं तो काराकाट सीट छोड़ दें हम एक सेकंड के लिए, तो सासाराम सीट और करेगर सीट वो निकल रही है। आरा में 4 हो ही गया, उधर दानापुर हारा हुआ था, इस पर रामकृपाल यादव निकल जाएंगे। इधर बक्सर जीत ही रहे हैं, फिर बक्सर के बाद बरहमपुर जीत रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार से 17-18 सीट का अप है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं हो सकती सर, ये तो प्रो इनकम्बेंसी है। ये सिचुएशन है। नहीं, जो मैंने फिगर दिया था उस पे आप कितना सहमत हैं? 58 में से 39 बताए जा रहे हैं, पिछली बार 33 थे। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसमें 58 में से इस बार कम से कम 44-45 दूंगा सर। और 121 में से
अरे वो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी सर, वो अलग कहानी है। वो तो हम लोग 6 तारीख के रात को जब जयपुर पहुंचेंगे तो बात करेंगे, एक लाइव सेशन वहीं से कर लेंगे। वो तो हम करेंगे, वोट दे के आएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी मैं शाहबाद और मगध में जो घूम रहा हूँ, जो चीज मैं देख रहा हूँ 2015 में सर, भाई यहाँ पे शाहबाद सीटें मगध में आप घूम रहे हैं और वो वैशाली और तिरहुत में हमारे देखिए, धीरेन जी मुजफ्फरपुर घूम रहे में 10 में से 7 सीट, सुनिए सर, मुजफ्फरपुर में 10 में 7 सीट, दरभंगा में 10 में 9 सीट, और मधुबनी में कमोबेश 8 या 9, ये स्थिति बन रही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं अलीपुर मैथिली आ रही है, मेरा भ्रमण ये कह रहा है कि ब्राह्मण समाज एक हो गया है, उसको उन्होंने कह दिया भगवती है। भगवती मतलब भगवती माता से वो वहां होता है, लड़कियों की बहुत ज्यादा पूजा होती है। और उसने ये भी कहा कि अलीपुर का नाम बदल के सियारामपुर कर देंगे मैथिली ने। तो योगी जी से भी प्रभावित तो नजर आ ही रही है। तो ये पूरी कहानी बदलेगा, वो खुद ही पोलराइज कर रही है। किसी ने बताया होगा, ज्ञान दिया होगा, तो उसने खुद ही पोलराइज कर दिया कि अलीपुर का नाम बदल के सियारामपुर कर देंगे। मधुबनी में अलीपुर का क्या काम है? तो जो समीकरण बदल रहा है, ये इसमें मुझे लग रहा है कि बहुमत के काफी क्लोज तो 121 में ये हो जाएंगे। अगला तो औपचारिकता जैसा कुछ रह जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हम आपको फ्री कर देते हैं और थैंक यू सर। धीरेन जी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। जी जी सर। धीरेन जी। देखिए, इस बार जो है पूरा चुनाव घूमने के बाद यही अभी तक जो आ रहा है, जितना भी मतलब जिन हिस्सों में हम गए, कि महिलाएं जो हैं, जो 10,000 की जो उन तक पहुंची है राशि जीविका, वो बहुत बड़े बदलाव की तरफ है। वैसे भी पहले भी नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सबसे बड़े लीडर के तौर पर थे, जो जातीय उसको तोड़ रही थी। और महिलाएं यहाँ बिहार में, मैं फिर पिछली बार भी हम लोग ये शब्द कह रहे थे, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमको वही चीजें बार बार मिलेंगी, क्योंकि सीट स्पेसिफिक बात नहीं होती है। जब हम लोग एवरेज देखते हैं तो एवरेज में ये लग रहा है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, दो नेताओं को एकदम अपने लिए बड़े तौर पर चुन रखा। और मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण है कि ये लोग बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो जेडीयू सीटें हारी थी, लोक जनशक्ति की वजह से हारी थी, वो तमाम चीजें बाहर हो चुकी। आपने देखा कि नीतीश कुमार जब छठ महापर्व पर उनके घर जाते हैं, वो बाकायदा पैर छूते हैं। तो ये जो राजनीतिक मैसेजिंग है, वो बेहतर तरीके से एनडीए दे पा रहा है। और ये बात मुझे लगता है कि बड़ी दिलचस्प होती है हमेशा, कम से कम राजनीति के सर्कल में तो, और बिहार जैसी जगह में, कि वहां उस समय ही बात की जाती है। पुरानी कोई बात याद नहीं करता अगर वो उनके लिए मुफीद ना हो। जैसे कोई ये मानेगा नहीं कि आरजेडी से भी कोई टिकट लड़ सकता है, ये मुन्ना शुक्ला, और आरजेडी के टिकट पर आने के बाद तमाम लोग, वो तमाम जो लोग कल तक उसको बिल्कुल उसके अगेंस्ट खड़े थे, फायरिंग से लेके तमाम चीजें होती थी बूथों पर, अचानक उनको वो नायक दिखने लगेगा। तो ये बिहार में होता है। तो आज की डेट में मैं ये कहूंगा, देखिए, सम्राट चौधरी को वैसे हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये देखें, अगर हम लोग इस समय ये देखा जाए कि सम्राट चौधरी इस समय कुशवाहों की वोटों को इकट्ठा कर पाने में कामयाब हो, यानी लीडर बनते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोग मजाक कर रहे होंगे, तमाम चीजें, बात मैंने भी इस तरह मजाक में ही कही, लेकिन ये बात जरूर है कि उनके वोटर्स में एक बड़ी अजीब सी चेतना आई है कि हमारे यहाँ से कोई सीएम बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो मैं मुसहर टोली में गया था, आप जानते होंगे मुसहर, सभी लोग, अब बहुत दिनों तक ये चर्चा में रहा, सब चीजें रही, लेकिन मुसहर टोली में उन लोगों ने सिर्फ एक ही नेता का नाम बता पाए, जो वो प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके पास से उनको राशन मिलता है, ये उनके मुताबिक है। तो राशन, 10,000 रुपया और शांति, सड़क, बिजली और पानी, ये वो कारण है जिसमें कोई भी, मुझे लगता नहीं कि इन लोगों को कंफर्टेबल मार्जिन में आगे जाने में दिक्कत हो रही होगी। संजय जी, जी एक और बात मैं तो जोड़ दूं लास्ट जी में, कि इस पूरे चुनाव को अगर हम लोग देख पा रहे हैं बहुत करीब से, तो जो अमित शाह हैं,
वो इस चुनाव को फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। लगातार यहाँ है, पूरी रणनीति है, पूरी चुनाव सभाएं हैं, फिर शाम को ये तय करना है। आज भी 3 सभाएं हैं और इस बार मुझे लग रहा है कि इतने फ्रंट पर बहुत आगे लड़कर खुद देख रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान है, फिर दूसरे उनके चुनाव प्रभारी हैं विनोद तावड़े हैं, लेकिन पूरा चुनाव खुद वो अपने से कर रहे हैं, इसीलिए उनकी पूरी टीम आपको एकदम एक्टिव दिखेगी। कल चूंकि रोड शो होगा, उसकी तैयारियां आज चल रही थी, इसके बावजूद रैलियों की आज संख्या आप देखेंगे। वो एक नेता जाता है, दूसरा अगली सीट पर आता है, जबकि तेजस्वी के पास ये सुविधा मौजूद नहीं है। तेजस्वी खुद से जो अपने वोटर्स हैं, हालांकि वो ना भी जाएं तो भी उन्हीं के वोटर रहेंगे, और यहाँ तक कि मुझे तो अब ये शक है कि तेज प्रताप भी कोई वहां महुआ जैसी सीट पर भी अपने आप को जिता पाने में, मतलब मुझे लगता है कि परेशानी होगी। और अगर ये देखें कि अमित शाह इसको लीड कर रहे हैं, उनके साथ इतनी लीडर्स की फौज है, स्टार्स प्रचारक है, और सब पार्टी अपने अपने में लगी, लेकिन आप देखेंगे CPI-ML के पास कोई ऐसा प्रभावशाली दीपांकर भट्टाचार्य, क्योंकि आप बराबर वाली सीट पर जाकर वोट ले लीजिए। फिर राहुल गांधी जब आ रहे हैं तो जितनी जगह वो आ रहे हैं उतनी जगह से वो सीट जो है निकाल के ले जा रहे हैं, और बीजेपी और इनको दे के आ रहे हैं। जहां जहां वो जाते हैं उनके साथ ये अच्छी बात यह है कि वो तुरंत बीजेपी को सीट दे के आ जाते हैं वहां, तो वो कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी 2 सीटों पर आने के बाद पूरे बिहार में महिलाओं की वोटों को मोड़ देगी। तो इस तरह से दोनों का अंतर आपको चुनाव का साफ भी दिखता है। हालांकि जनता अलग बदल देती है, लेकिन हम अगर यहाँ देखते हैं किस तरह से चुनाव ऑर्गेनाइज किया जा रहा, मैनेज का मतलब अपनी अपनी पार्टी का मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा, वो भी दोनों में अंतर दिखाई देता है। जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपको भी बहुत सारा कवरेज करना है आज, लगातार आपके टच में बने रहेंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।